हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज की अगली वीडियो में डेट फंड्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स मुझे पसंद आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कई एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और मैं आपको अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्ड एनालिसिस करके भी बताऊंगा। आज की वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे और किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली कई वीडियोस में भी हमने ये डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। तो मैं ब्रीफली एक और रिवीजन के तौर पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स हमारे आपके जैसे कई सारे सब्सक्राइबर्स, कई सारे यूजर्स और यूनिट होल्डर्स के पैसे इकट्ठा करते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि उसको कंपनीज के स्टॉक्स लेते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि उन सारे यूनिट होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ पूल करके बिजनेसेस को लेंड करते हैं। तो कंपनीज अपने बिजनेसेस को ग्रो करती हैं और आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं और काफी सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसा कि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देखा था, उसमें भी डायरेक्ट और रेगुलर प्लान होता है। उसमें क्या फर्क होता है, मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। डायरेक्ट प्लान्स में आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब आपने सारी रिसर्च करी हुई होती है, सारे फंड्स को एनालाइज किया हुआ होता है और आप कन्विंस्ड होते हैं कि आपको इन इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर प्लान्स में आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब आप किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस के अंडर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने आपकी सारी गोल प्लानिंग करी होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करी होती है। तो उनके एडवाइस के अंडर आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप रेगुलर प्लान में यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी देखा था। ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। डेट म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ और डिविडेंड जो होते हैं वो किसी डिविडेंड के बेसिस पे नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई स्टॉक में तो इन्वेस्ट करते नहीं है डेट म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको डिविडेंड कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर डिविडेंड का मतलब होता है इंटरेस्ट। जो भी कंपनीज आपको इंटरेस्ट देती जाती हैं, वो अगर आप किसी एक पीरियोडिक बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे आप अगर अपने अकाउंट में चाहते हैं तो आप यूजुअली डिविडेंड प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो आपको चाहिए कि आपको वो इन रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं होती है तो आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो भी पीरियोडिक इंटरेस्ट आता है वो आपके अकाउंट में ना आके फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है। तो जो भी आपको किसी कंपनी से इंटरेस्ट मिला वो आपने या तो उसी कंपनी को या फिर एक डिफरेंट कंपनी को इंटरेस्ट के तौर पे फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो ग्रोथ प्लान कहलाता है। तो मेरी राय ये रहती है, मेरी ओपिनियन ये रहती है कि अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है तो आप डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिर आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हमेशा अकाउंट में एक डिविडेंड के तौर पे, एक इंटरेस्ट के तौर पे कुछ इनकम आती रहेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको इमीडिएट इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी सैलरी से वो सारे कवर हो रहे हैं और आपको कोई पैसिव इनकम स्ट्रीम नहीं चाहिए, तो आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करें। डेट म्यूचुअल फंड, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, वो हमारे आपके जैसे कई सारे सब्सक्राइबर्स, कई सारे यूनिट होल्डर्स के पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग देम मनी। वो कंपनीज डेट म्यूचुअल फंड से बोरो करती हैं और वापस में आपको इंटरेस्ट मिलता है। इस पूरे वीडियो से अगर आप केवल दो चीजें सीखना चाहते हैं या दो चीजें टेक अवे करना चाहते हैं तो वो होंगी कौन कौन से रिस्क होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। दो तरह के प्राइमरी रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। जनरली जब डेट म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है ये तो रिस्क फ्री है, ये तो पूरा इंटरेस्ट है, इसमें तो हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करा है, तो कोई रिस्क की तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई रिस्क नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अब दो बड़े रिस्क होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। और जब भी आप किसी डेट म्यूचुअल फंड पे रिसर्च कर रहे हो या किसी डेट म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको इन दोनों रिस्क के बारे में अपने ध्यान में रखना चाहिए। पहला रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जब कोई भी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करने में या तो डिले करे या फिर पे ही ना कर पाए,
वो बैंकरप्ट हो जाए, उनकी बिजनेस ठप पड़ जाए, वो आपको इंटरेस्ट पे बैक नहीं कर पाए टाइम पे, या फिर पे बैक कर ही ना पाए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स में ये एक रिस्क आ गया था, क्योंकि उन्होंने वोडाफोन आइडिया के कुछ पेपर्स में, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था और वोडाफोन आइडिया के बॉन्ड्स को डाउनग्रेड कर दिया गया था, उनकी रेटिंग घटा दी गई थी। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने उन सारे फंड्स को क्लोज कर दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारी एक एग्जांपल है कि अगर कोई डिले या नॉन पेमेंट होती है इंटरेस्ट की, तो उसको क्रेडिट रिस्क बोला जाता है, क्योंकि आपकी क्रेडिट क्वालिटी पे क्वेश्चन हो जाता है। आपको ये श्योरिटी नहीं रहती है कि वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देने के लायक है भी या नहीं, उस कंपनी के पास इतने फ्री कैश फ्लोज आ भी रहे हैं कि वो आपको इंटरेस्ट दे पाए या नहीं। दूसरी बड़ी रिस्क होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो रेपो रेट्स है, आपको पता होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो अभी जो करंट रेपो रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है। तो जब ये रेपो रेट थोड़ा कम होता है तो आपके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो बॉन्ड्स लिए हुए हैं, जिस बॉन्ड्स को पैसे दिए हुए हैं, वो आपको हो सकता है 6%, 6.5% पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हो, और जो नए बॉन्ड्स आएंगे वो आपको 5.5%, 6% पे इंटरेस्ट दे रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम कर दिया है। तो आपके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसकी एनएवी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव हुआ। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया, तो आपके एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि जो नए बॉन्ड्स होंगे उन पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली लोग उसको प्रेफर करेंगे ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए। तो आपके बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, जो नेट एसेट वैल्यू ऑफ योर करेंट स्कीम है, वो घट जाएगी। तो क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों का ही आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब क्रेडिट रिस्क में क्या मैटर करता है? क्रेडिट क्वालिटी, कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी है या नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या आपको जिस ड्यूरेशन के लिए आपने उसको पैसे दिए हैं उस ड्यूरेशन तक वो कंपनी के बिजनेसेस अच्छे चलते रहेंगे, आपको वो इंटरेस्ट दे पाएगी। तो क्रेडिट क्वालिटी मैटर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क की जब बात करते हैं तो ड्यूरेशन मैटर्स, कि आपने कितने समय के लिए उस कंपनी को पैसे दिए हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेपो रेट बढ़ या घट भी गया तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अगर किसी कंपनी को 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसे दिए हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही रेपो रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करती है तो शॉर्ट टर्म में बहुत ड्रास्टिक फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो भी इसमें शॉर्ट टर्म में काफी ड्रास्टिक फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है जब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करते हैं। अब हम क्विकली बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रॉड टाइप्स होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के। तो यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, जो आपने कंपनीज को पैसे लेंड किए हैं उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। तो हम एक एक करके इन सभी की डिटेल में चर्चा करते हैं। ओवरनाइट फंड्स वैसे होते हैं जिनकी मैच्योरिटी केवल एक दिन की होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ओवरनाइट। एक दिन, केवल एक दिन की मैच्योरिटी होती है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि एक दिन में क्या होगा यार, मतलब एक दिन आपने पैसे दिए और अगले दिन आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आप तो कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क तो है नहीं। अगर रेपो रेट चेंज भी हो जाता है तो भी हार्डली कोई फर्क पड़ेगा आपके फंड की एनएवी पे। तो ओवरनाइट फंड्स अल्ट्रा सेफ आप मान सकते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता और यूजुअली कोई क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता। लिक्विड फंड्स वो होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है, 91 दिन से कम होती है। तो इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो काफी कम होता है, क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है, और जो फ्लक्चुएशन आती है वो बहुत छोटी होती है, तो मिनिमल होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर मिलता है। सेविंग्स अकाउंट पे अगर आपको 3.5-4% तक मिलता है, तो इसमें यूजुअली आप देखेंगे कि सारे लिक्विड फंड्स में 5 से 5.25% के आसपास प्री टैक्स आपको रिटर्न मिलती है। फिर आप उस पर कुछ टैक्स देते हो तो वो करीबन 4.5-5% के आसपास आपको फाइनल रिटर्न आती है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट से थोड़ा बेहतर इंटरेस्ट इस पे लिक्विड फंड्स में आपको मिल सकता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स वो होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से 6 महीने के बीच में होती है। तो इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो लो होता है, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी नहीं है, 3 से 6 महीने के लिए ही आप पैसे दे रहे हो उधार पे, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है इंटरेस्ट रेट का। और इसमें जो रिटर्न आती है वो आपके फिक्स डिपॉजिट से थोड़ी बेहतर आती है। अगर आप स्पेशली पोस्ट टैक्स
अगर आप किसी हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो पोस्ट टैक्स रिटर्न जो आपकी होगी वो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में बेहतर होगी कंपेयर टू एफडी, कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको 6%, 6.5%, 7% है, तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको यूजुअली 7.5%, 8% तक भी इंटरेस्ट मिल सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होती है, 1 से 3 साल के बीच में होती है, इसलिए इनके जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है वो मॉडरेट लेवल पे होती है, लो नहीं होती है और बहुत हाई भी नहीं होती है, लेकिन बीच की लेवल की होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स वो होते हैं जो 80% हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, उनको पैसे उधार पे देते हैं। तो हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो होते हैं जो यूजुअली आपने सुना होगा ट्रिपल ए रेटेड। तो ट्रिपल ए रेटिंग जो होती है वो सबसे अच्छी रेटिंग होती है। A1+ या ट्रिपल ए रेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे अच्छे रेटेड बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स क्या करते हैं कि जो 80% पैसा होता है वो हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो उनकी जो क्रेडिट रिस्क होती है वो काफी कम होती है, राइट। तो फिर भी आप जब भी इन्वेस्ट करें किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, तो आप वो क्रेडिट रिस्क के लिए भी वॉच करें और इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए भी वॉच करें कि कितने ड्यूरेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई होगा, और अगर अच्छी कंपनीज में दिया जा रहा है तो क्रेडिट रिस्क लो होगा। अब क्रेडिट रिस्क फंड्स क्या होते हैं कि उन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो ऐसी कंपनीज को पैसा उधार पे देते हैं जिसमें क्रेडिट रिस्क थोड़ा हाई होता है। अब इसका नुकसान क्या है कि ऑब्वियसली उसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो हाई होता है, और आपको पैसे हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है आपको थोड़ी डीले हो रीपेमेंट में, तो वो रिस्क काफी इसमें ज्यादा होता है इस तरह के फंड्स में। बट इसमें आपको फायदा ये होता है कि अगर उन कंपनीज ने आपको पैसे सही टाइम पे दे दिए तो आपकी जो रिटर्न होती है वो थोड़ी बेटर होती है। यूजुअली इसमें ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरेस्ट के तौर पे ज्यादा रिटर्न देती हैं, ज्यादा इंटरेस्ट देती हैं, तो वैसे फंड्स होते हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स। तो मेरा ये मानना होता है कि आप क्रेडिट रिस्क फंड्स में बहुत ही कॉशियस होके इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि डेट फंड्स का टोटल फंडा ही यही है कि आपको रिस्क कम लेना है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाओ, आप डायरेक्ट इक्विटी में जाओ। तो अगर रिस्क ही लेना था तो आप डेट फंड्स में क्यों आए हो? तो डेट फंड्स में यूजुअली लोग सेफ्टी के लिए आते हैं और रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी के लिए आते हैं, एसेट एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। तो मेरी राय रहती है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ना लें, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की राह देखें। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में क्रेडिट रिस्क को जीरो होता है, जीरो क्रेडिट रिस्क, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है गिल्ड फंड्स में। तो इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डूब जाएगी तो फिर देश ही शायद डूब जाएगा। तो वैसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में तो फिर किसी भी चीज में क्रेडिट रिस्क है। लेकिन ऐसा माना जाता है, हमारी अजम्पशन रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं डूबेगी, बैंकरप्ट नहीं होगी, तो उसमें क्रेडिट रिस्क हम जीरो मानते हैं कि इसमें ये मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट ऑन पेपर्स होते हैं, इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन। यूजुअली जो ये जीसेक्स होते हैं वो 10 साल के, 12-15 साल के होते हैं, 8 से 15 साल के। आप यूजुअली देखेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड्स होते हैं वो 8 से 15 साल के होते हैं। तो चूंकि आप बहुत लंबे समय के लिए पैसे दे रहे हो, भले ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हो तो कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, बट आप बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए दे रहे हो, तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी हाई हो जाता है डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन। अगर वो 5 से 8 साल का है ड्यूरेशन तो थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आप दे रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ा हाई हो सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि गिल्ट फंड्स ने बहुत धमाकेदार रिटर्न दिए हैं, 12%, 13% तक रिटर्न दिए हैं, 14% तक। और अब उसमें लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा एकदम भर भर के लगा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अब उसमें क्या रिस्क है, आगे वो रिटर्न कंटिन्यू रहेंगे या नहीं। और ऐसा मैं आपको बता दूं कि क्यों हुआ है, गिल्ड फंड्स में रिटर्न क्यों आए हैं पिछले 1-2 साल में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा रेपो रेट ऑलमोस्ट 5.5, 5.6% से घटा के 4% तक ले आई है आरबीआई ने। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपके जो एनएवीज हैं, जो वैल्यू है एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की, वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको अच्छे रिटर्न मिले हैं पिछले 1-2 साल में। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की जो स्थिति बनी हुई है कंट्री के अंदर, देश के अंदर, वो बहुत ही अभी हाई एलिवेटेड लेवल्स पे इन्फ्लेशन चल रहा है, 7-7.5%। और धीरे धीरे उम्मीद है कि शायद और थोड़ी दिन के लिए शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन अभी थोड़ा ऊपर लेवल पे रह सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत कट और करे आरबीआई, हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट्स का कट और करे रेपो रेट में आरबीआई, बट बहुत ज्यादा इसको नीचे जाने की उम्मीद कम लग रही है।
और हो सकता है अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहे तो ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपके जो रिटर्न हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन सारे न्यूएंसेस, इन सारे सटलिटीज का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, एफएमपीज क्या होते हैं, वो क्लोज एंडेड होते हैं। उसमें आप पैसा बीच में नहीं निकाल सकते। अगर वो 3 साल का क्लोज एंडेड फंड है तो आप 3 साल के बाद ही पैसे निकाल सकते हो। तो इनकी जो टेन्यर होती है वो फिक्स्ड होती है। तो इसमें फायदा ये होता है कि गारंटीड रिटर्न होती है, क्योंकि अगर आपने 7% के इंटरेस्ट से 3 साल के लिए पैसे लगाए तो आपको 7% मिलेंगे। तो उस रेस्पेक्ट में ये एफडी जैसे हो जाते हैं। एफडी में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप एफडी तोड़ भी सकते हो, एक पेनाल्टी देके आप एफडी अपनी विड्रॉ भी कर सकते हो। बट क्लोज एंडेड फंड्स में वो नहीं होता है। अब फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में आपको पूरे टर्म के लिए आपको लॉक इन होता है। तो 3 साल की अगर है तो 3 साल, 5 साल की है तो 5 साल, तो जितने भी ड्यूरेशन की लॉक इन है उतने दिन के लिए आपको पैसे रखने ही पड़ते हैं। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि आपको गारंटीड रिटर्न है तो आपको कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखने को मिलती है। लेकिन घाटा ये है कि आपकी जो पैसे हैं वो लॉक इन हो जाते हैं, आप बीच में कोई आपकी लिक्विडिटी नहीं रह पाती है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स वो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 7 साल से ऊपर होते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑब्वियसली हमने जैसे बात की कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ता जाएगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई होता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स वो होते हैं जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ड्यूरेशन से दूसरे ड्यूरेशन में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रेपो रेट, डिपेंडिंग ऑन द आउटलुक फॉर इंटरेस्ट रेट चेंज, वो अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन से लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन से शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे चेंज करते रहते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप उन्हें क्या लगता है कि आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट कम करेगी या ज्यादा करेगी। तो उस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन की डिसीजंस लेते रहते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। उनकी जो मेच्योरिटी पीरियड्स है वो डायनेमिक होती है, तो वो चेंज होती रहती है। तो वो फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। कुछ और मिसलेनियस कुछ हैं, लो ड्यूरेशन, ये सब बीच में आते हैं। तो उनकी जो जैसे लो ड्यूरेशन फंड्स है उनकी 6 महीने से 12 महीने के बीच में होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें मॉडरेट सा होता है। मनी मार्केट फंड्स वो होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी मेच्योरिटी 1 साल होती है, तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट रिस्क मॉडरेट सा ही होता है। बैंकिंग और पीएसयू फंड्स वो होते हैं जो 80% पैसा बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगाते हैं। तो जनरली इसमें क्रेडिट रिस्क कम होता है, क्योंकि बैंक्स, पीएसयूज वगैरह जनरली क्रेडिट वर्दी होते हैं, उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो हाई होती है। तो उसमें क्रेडिट रिस्क तो कम होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, वो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई या लो हो सकता है। बहुत सारे हमने फंड्स देखे, बहुत सारे टाइप्स देखे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यार ठीक है, इतने सारे फंड्स हैं, इतने सारे टाइप्स हैं, इसमें से मैं क्या सेलेक्ट करूं। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरी ओपिनियन ये है, मैं आपको वो बता देता हूं कि अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट या मीडियम टर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी लेनी है और आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे 3 साल से 5 साल के भीतर गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इक्विटी को तो टच भी मत करो। मैं बोलता हूं कि 3 से 5 साल आपका होराइजन है, तो आप मिनिमल 3 साल से कम है तो आप एक भी कुछ भी इक्विटी में एक्सपोजर ना लो। 3 से 5 साल है तो आप थोड़ी बहुत डैबल कर सकते हो, 10%, 20%। बट उस केस में भी मैं बोलूंगा कि अगर नॉन नेगोशिएबल गोल है, मतलब ऐसी गोल है जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते या उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो अगर नॉन नेगोशिएबल गोल है तो आप इक्विटी में कोई एक्सपोजर ना लो। और अगर थोड़ा नेगोशिएबल गोल है कि ठीक है मैं 1 साल वेट कर सकता हूँ, 2 साल वेट कर सकता हूँ, गाड़ी में अगले साल ले लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है इस साल काम चला लूंगा, तो वैसे अगर हैं तो आप थोड़ा बहुत इक्विटी में एक्सपोजर रख सकते हो। तो बेसिकली ब्रॉडली ये बात है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो मुझे लगता है कि आप लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा बैलेंस होता है, गुड बैलेंस ऑफ रिटर्न वर्सेस रिस्क। इसमें रिस्क भी मॉडरेट सा होता है, रिटर्न भी मॉडरेट सा होता है। तो आपको 7%, 7.5%, 8% तक इंटरेस्ट रिटर्न आ सकते हैं। और इसमें जो क्रेडिट रिस्क होता है, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, वो अगर आप सही फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी चर्चा हम एक और करेंगे। मैं एक और अपने फेवरेट डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। तो उसमें हम बात करेंगे कि कौन से डेट म्यूचुअल फंड्स में आप अपने ड्यूरेशन और अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को देख के आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ी लंबी है, 10 साल प्लस यानी 10 इयर्स प्लस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट हो सकती है। आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 10 प्लस इयर्स की है तो वहां पे आप थोड़ा गिल्ट फंड्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क तो जीरो है। हमने बात करी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें क्रेडिट रिस्क तो जीरो है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई होता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो वो फ्लक्चुएशंस है वो एवरेज हो जाएंगी और लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको बीच में एंशियस होने की, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेंशन फ्री होके, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबी है, तो आप गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें, ये हमने पिछली 2 वीडियोस में भी बात करी थी कि या तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ डायरेक्टली एक अकाउंट खोलें, डायरेक्टली आप एक फोलियो नंबर आपको दिया जाएगा और आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन होता है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम, गोलवाइज, कैम्प्स, बहुत सारे, मतलब 10-12-15 प्लेटफॉर्म होंगे जहां से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपको हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अलग अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सेंट्रल अकाउंट होगा और वहां से आपके फोलियो अलग अलग क्रिएट होंगे अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप एक ही जगह से कर सकते हो, तो वो एक तरह से कन्वीनियंट हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली एएमसी से इन्वेस्ट करें तो आप वो कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करें तो आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो मेरे थॉट्स ये हैं, ओवरऑल ओपिनियन ये है कि आपको अलग अलग टाइप के डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो 2 चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन कितनी लंबी है और आप कैसी कंपनीज को पैसा उधार देना चाहते हैं, कैसी कंपनीज को पैसा लेंड करना चाहते हैं, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कैसे डेट म्यूचुअल फंड्स चूज करेंगे। और यहां पे मैं बोलूंगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो पिछली वीडियो हमने बात करी थी, वहां हमने बात करी थी कि डू नॉट ओवर डाइवर्सिफाई। 1 से 3 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और वो आपको एनफ डाइवर्सिफिकेशन दे देता है फॉर अ सेफ रिटर्न प्रोफाइल। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में मैं उल्टा बोलूंगा, अगर आपको अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप एक गोल के लिए भी 3 से 4 डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डेट म्यूचुअल फंड्स में आप कंपनीज को पैसा उधार दे रहे हैं, तो एक चांस रहता है कि कोई ना कोई कंपनी हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए या थोड़ी डिले हो जाए पेमेंट में, रीपेमेंट में, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा लेट से मिले, तो आप अपनी जो रिस्क है उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, अंडरलाइन थॉट प्रोसेस ये है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में हमेशा सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न के लिए नहीं। तो जब आप सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑब्वियसली ओवर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो यहां पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट बैड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेट म्यूचुअल फंड्स, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ बैड थिंग। तो आप यहां पे मल्टीपल डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहीं पे मैटर करता है कि आप कई सारे डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो जब भी आपकी मार्केट में अच्छी ग्रोथ आती है, स्टॉक मार्केट में अच्छी ग्रोथ आती है, तो आप उसमें से कुछ फंड्स को सेफली अपने डेट म्यूचुअल फंड्स में मूव कर सकते हैं, जो आपके सेफगार्ड हो जाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसलिए एसेट एलोकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन की हर वीडियो में इसकी बात करी है कि एसेट एलोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स you should take care of, you should know about, and you should practice, you should implement in your wealth creation journey. तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कैसे किया जाता है, ये रीबैलेंसिंग होती है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपने 50% डेट और 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ द स्टॉक मार्केट बिहेव्स, अगर वो नीचे जाती है तो आपकी वो जो 50% इक्विटी में है वो 40% हो सकती है, 35% हो सकती है। तो उस केस में आप डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के इक्विटी में डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट के लो लेवल्स पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, तो वो आपकी ग्रोथ पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ा देता है। अगर कॉन्वर्सली बोलें तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट ने बहुत ऊपर रिटर्न दिया है, बहुत अच्छी रिटर्न दिया है, तो आप एक परफॉर्मिंग एसेट क्लास से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट से इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करते हो और उसको डेट म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, उसको सेव कर लेते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग की हॉलमार्क है। डेट म्यूचुअल फंड्स को भी, जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड से बात करी थी, डेट म्यूचुअल फंड्स को भी आप बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अपनी जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में ही हो।
आप पीपीएफ यूज कर सकते हो, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसको डायरेक्ट इक्विटी यानी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट आपने जो स्टॉक्स लिए उसके साथ, और इक्विटी म्यूचुअल फंड, इन सभी के साथ मिला के एक कॉन्कॉक्शन बना के, एक मिक्स बना के आप अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली और स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप कितना इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं वो उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि आप कब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब भी हमने कंपाउंडिंग की बात की है, जब भी हमने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात की है, तो हमने देखा है कि टाइम होराइजन कितना मैटर करता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना आपके पास टाइम रहेगा अपने वेल्थ को ग्रो करने का, और उतना टाइम रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को डाइजेस्ट करने का, ऑब्जॉर्व करने का, कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आप जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, और एक हाई कन्विक्शन के साथ आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो आप कमेंट्स में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस मुझे बताएं, और बताएं कि आपको ये जो पूरी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस की सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस है जो मैं और एड्रेस कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी और भी हेल्पफुल रहेगी। तो वो सारी डिस्कशन आप प्लीज कमेंट्स में करें ताकि हम एक इंटरैक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।